Hitler truth behind the myths. We're gonna react on this. एडोल्फ हिटलर, नाम सुनते ही दो चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। पहली, एक ऐसा इंसान जिसने 60 लाख ज्यूज को मरवाया, और दूसरी, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हिटलर के डिसीजंस आपको हार्श लग सकते हैं, पर उसने जो किया वो एक मायने में सही था, और हिटलर अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे का सोचता था। उनका देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको एक होते हैं जिनको लगता है, खाली जेन्युइनली लगता है कि जो उसने किया था वो सही था। और वो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोग हैं। कुछ लोग हैं क्रेजी नाजी स्टिल, बट कुछ लोग में ज्यादातर लोग खाली कूल बनने के लिए करते हैं। 'Cause I know people खाली हिटलर वाज व्हाट ही डिड वाज राइट। भाई, तो खाली wannabe बन रहा है, wannabe नाजी, कूल बनने की कोशिश कर रहा है बस, एंड नथिंग। कहना है कि अगर हिटलर अपने एजेंडा में सफल हो जाता तो आज जो इजराइल फलस्तीन के साथ कर रहा है वो नहीं होता, और ना ही शायद ईरान में बॉम्बिंग होती और उनके प्रेसिडेंट को मारा जाता। हिस्ट्री में से कुछ और बातें भी वो सामने रखते हैं, जैसे कि 1923 में एडोल्फ हिटलर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसमें उसे जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया था। ये अब एब्सोल्यूट ब्रो, क्रिश्चियंस ने तो नहीं लिया होगा इसे। क्रिश्चियंस तो पक्का क्रेजी गए होंगे इस पे। और ये भी लिखा गया था कि वो एक ऐसा इंसान है जो जर्मनी को बचाएगा। और 1933 में जब नाजी पार्टी पावर में आई, तब अगले कुछ ही सालों में हिटलर की लीडरशिप के अंडर जर्मनी में काफी प्रोग्रेस देखी गई थी, और जीडीपी मानो तो स्काई रॉकेट कर गई थी। और ज्यूज के खिलाफ भी बातें हिटलर ने नहीं शुरू की थी, ये सब तो बहुत पहले से ही चलता आ रहा था। लाइक, व्हाट इज योर पॉइंट? डू यू सपोर्ट हिटलर और समथिंग? ये सपोर्ट करता है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाइक, माना एक मिनट हुए, बट वीडियो की डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं हम? असल में 1903 की बात है, जब रशिया में एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन के नाम से। ये डॉक्यूमेंट क्लेम करता है कि ज्यूइश कम्युनिटी का एक सीक्रेट प्लान था। यूरोप में उस वक्त कुछ ज्यूइश ओरिजिन फैमिलीज का फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस माना। उस टाइम छोड़ो, अभी भी अगर देखो तो Jews have a lot of power. Like, really, if we really think about it, they have a lot of power and authority over money generally. पैसे। और Rothschild family, they were also Jews, crazy rich. जाता था। इस डॉक्यूमेंट ने पॉइंट आउट किया कि कैसे ये ज्यूज फैमिलीज दुनिया पर रूल करने की सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आर्गुमेंट ये आता है कि 1903 में तो ज्यूज के अगेंस्ट जो सब इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसमें हिटलर का तो कोई हाथ नहीं हो सकता। तो चलो एक काम करते हैं, एडोल्फ हिटलर के बचपन से ही शुरू करते हैं और सभी क्लेम्स एंड नैरेटिव्स को चेक करते हैं। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। बचपन से ही उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में था। वो ड्राइंग और पेंटिंग करता था और वो बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता था। लेकिन उसके पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाए। उसके पिताजी हिटलर का बाप भी सरकारी नौकरी पगलू था गाइस। पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो डिसिप्लिन और कंट्रोल चाहते थे, पर एडोल्फ हिटलर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहता था। 1903 में पिताजी के देहांत के बाद उसने अपनी मां को समझाया कि वो आर्ट्स में करियर बनाना चाहता है। फिर आता है वो दिन जब 1907 में 18 साल की उम्र में अपना सपना पूरा करने के लिए एडोल्फ हिटलर वियना चला गया। वहां उसने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया, पर वो रिजेक्ट हो गया। उसने कुछ समय बाद दोबारा अप्लाई किया, पर इस बार भी वो रिजेक्ट हुआ। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और ट्रेजेडी होती है। 1907 में ही 21 दिसंबर को एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसकी मां क्लारा हिटलर, जो उसके सबसे करीब थी, उनका देहांत हो जाता है। जब उसकी मां ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही थी, तब उसका ट्रीटमेंट एक ज्यूस ने किया था जिसका नाम था डॉक्टर एडवर्ड ब्लॉक। इसीलिए एक ये नैरेटिव भी पॉपुलर हुआ कि वो ज्यूस से नफरत अपनी मां के अनसक्सेसफुल ट्रीटमेंट की वजह से करने लगा। लेकिन सच बिल्कुल अलग है। हिटलर उस डॉक्टर के लिए काफी थैंकफुल था, और बाद में जब नाजीज पावर में आए तब हिटलर ने डॉक्टर ब्लॉक और उनकी वाइफ को नोबल ज्यू का स्टेटस देकर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रांट की। मुझे नहीं पता था ये ऐसा भी था। लेकिन कुछ जूस से नफरत नहीं करता था। भाई, कितना अजीब लगता हुआ ना कि द मैन हु इज गोइंग टू एंड योर होल रेस इज हेल्पिंग यू, डैम। और उन रूल्स से बचाया जो ज्यूस के खिलाफ बनाए जा रहे थे। कुछ लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा, पर 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, उस वक्त हिटलर ने आर्मी को एज अ कुरियर बॉय ज्वाइन किया और काफी समय फ्रंट लाइन पर बिताया। उसका काम था जर्मन आर्मी और हेडक्वार्टर्स के बीच में मैसेज ट्रांसफर करना। उसकी पोस्टिंग उस वक्त फ्रांस में थी जब 1918 में वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो जाता है।
जिसमें जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। अब यहां से हिटलर की कहानी एक नया मोड़ लेती है। वर्ल्ड वॉर 1 में हार के बदले जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। 28 जून 1919 में की गई इस ट्रीटी के आर्टिकल्स के मुताबिक जर्मनी हैड टू एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द वर्ल्ड वॉर 1 एंड हैड टू पे मैसिव फाइनेंशियल कंपनसेशन टू एलाइज। जमीन चली गई, भारी पैसा देना पड़ा और हाइपर इन्फ्लेशन ने आम इंसान की जिंदगी हिला के रख दी। उस हाइपर इन्फ्लेशन का अंदाजा आपको यहां से पता लग जाएगा कि उस वक्त एक ब्रेड पैकेट लेने के लिए भी लोगों को पूरा बैग भर के पैसे ले जाने पड़ रहे थे। इन सब चीजों के चलते आम इंसान का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। अब जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 में हार के पीछे कई रियल रीजंस थे, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और टेक्नोलॉजी। लेकिन लोगों के बीच ये नैरेटिव पॉपुलर होने लगा कि जर्मनी को अंदर से धोखा दिया गया है। लोगों ने इसका ब्लेम ज्यूज और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर डालना शुरू कर दिया, जबकि एक रियलिटी ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 1 में 1 लाख से ज्यादा जर्मन ज्यूज भी मिलिट्री का हिस्सा थे। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, उस वक्त यूरोप में ज्यूज के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। हिस्ट्री में ज्यूज का बहुत सारे देशों से टाइम टू टाइम एक्सोडस हुआ है। सोशल, इकोनॉमिक्स और रिलीजियस रीजंस की वजह से बार बार उन्हें टारगेट किया गया। वैसे द प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी, वो भी इसी नैरेटिव को एम्पलीफाई करने के लिए सर्कुलेट किया गया था, जिस पर हम अभी आगे चलकर बात करेंगे। अब इतिहासकार भी क्लियर नहीं बता पाते कि हिटलर की ज्यूज के खिलाफ नफरत इसी एक इंसिडेंट से शुरू हुई थी या धीरे धीरे बनी थी। पर हाँ, हिटलर ने भी इसी नैरेटिव को अडॉप्ट किया और 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी दैट इज DAP को ज्वाइन किया। ये वही पार्टी थी जिसे 1920 में रीनेम किया गया टू नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे कॉमनली हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। शुरुआत में वो एक नॉर्मल मेंबर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीचेस लोगों को अट्रैक्ट करने लगी। इसी के चलते रहते सिर्फ करीबन 1.5 साल में ही एडोल्फ हिटलर पार्टी का चेयरमैन यानी कि अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाता है। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए हिटलर को लगा कि ये परफेक्ट टाइम होगा पावर लेने का। उसने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें फोर्स किया उसे सपोर्ट करने के लिए। इस इंसिडेंट को म्यूनिक पुट्स के नाम से जाना जाता है। पुट्स यानी कि अ सडन, वायलेंट एंड इलीगल अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट। मगर अगले ही दिन जब वो अपने सपोर्टर्स के साथ मार्च कर रहा था, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, फायरिंग हुई और पूरा प्लान कोलैप्स हो गया। हिटलर को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पावर को हासिल करने का उसका ये तरीका कुछ हद तक उसकी मानसिकता के बारे में बताता है। और अब आता है वो समय जब उसने जेल में अपनी एक किताब लिखी, माइन काम्फ, यानी कि माई स्ट्रगल। आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। हमारे से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं जर्मन सुपीरियरिटी के ऊपर है, बट आई रियली वांट टू नो। इस बुक ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, बहुत ज्यादा लोगों को, एंड आई रियली वांट टू नो कि भाई ऐसा क्या था किताब में। इस बुक में उसने अपनी पूरी सोच और अपने आगे का प्लान साफ साफ लिख दिया, जो था एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जर्मन रेस को सबसे ऊपर रखने की आइडियोलॉजी और ज्यूज के खिलाफ तीखी नफरत। मैं आपको हिटलर की बायोग्राफी माइन कैम्फ की कुछ लाइंस सुनाता हूं। द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द डेविल एज द सिंबल ऑफ ऑल इविल assumes the living shape of the Jew, और the Jew is the ferment of decomposition in people। यानी वो ज्यू को डेविल समझता था और उन्हें ऐसी चीज के रूप में दिखाता था जो धीरे धीरे सोसाइटी को खराब करती है। और यहीं से एक चीज समझ आती है कि जब इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो उसे अपनी कहानी बना लेता है, और कभी कभी वही कहानी एक आइडियोलॉजी बनने लगती है। ये क्यों हमारे देश से साउंड कर रहा है? करीबन 10 साल बाद 1933 में नाजी पार्टी पावर में आई। अब ये सोच सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रही, ये पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई। ऐसे वक्त में हिटलर ने सिर्फ स्पीचेस नहीं दी, उसने लोगों को एक कहानी दी कि तुम स्पेशल हो, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और तुम्हारा एक ही दुश्मन है। इंसान को वैसे भी एक ऐसी कहानी पसंद आती है जिसमें वो खुद हीरो हो, और जरा देखो कैसे उसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। असल में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जर्मनी की इकोनॉमी पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी, और फिर आता है 1929 में द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, और इसके बाद हालात और बुरे हो गए। इन्हीं हालातों का फायदा उठाते हुए हिटलर ने ऐसे ऐसे भाषण देने शुरू किए जिससे लोगों को लगे कि सिर्फ नाजी पार्टी ही जर्मनी को अब बचा सकती है। फाइनली 30 जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर यानी कि देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और फिर आती है 27 फरवरी 1933 यानी कि करीबन 1 महीने बाद जर्मनी की पार्लियामेंट में आग लग जाती है, और इस सिचुएशन में हिटलर इमरजेंसी पावर्स अपने हाथ में लेकर इनेबलिंग एक्ट पास कर देता है। आम भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसा लॉ था जो उसे पार्लियामेंट से परमिशन लिए बिना नए लॉज बनाने की पावर देता है। और इसके कुछ समय बाद 2 अगस्त 1934 को हिटलर ने खुद को जर्मनी का फ्यूहरर
डिक्लेयर कर दिया, यानी कि सुप्रीम लीडर। वैसे 1933 में जब एडोल्फ हिटलर चांसलर बना था तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट जो करीबन 30% था वो 5 सालों में 2% पर आ गया था। एडोल्फ हिटलर ने कई सेंट्रल बैंक्स पर ताले लगा दिए और अपनी खुद की एक मैफोबिल्स नाम की करेंसी फॉर्म कर ली थी। तो एक तरह से एडोल्फ हिटलर प्राइवेट बैंक से फंड लिए बिना अपनी कंट्री चला रहा था, और सिर्फ चला नहीं रहा था, हालात बदल रहे थे। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच हो रहा था और जीडीपी भी इंप्रूव कर रही थी। लोगों को सच में अब लगने लगा था कि सब ठीक हो रहा है। अब एक तरफ जहां ये साइड सामने आती है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अंदर ही अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। हिटलर धीरे धीरे जर्मनी को मिलिटराइज कर रहा था, फैक्ट्रीज वेपन्स बना रही थी और पूरी इकोनॉमी वॉर के लिए प्रिपेयर हो रही थी। अब ये साइड इसलिए सामने आई क्योंकि 1936 में हिटलर ने अपने एक मेमोरेंडम में लिखा था कि जर्मनी को जल्दी ही वॉर के लिए तैयार रहना होगा, और इसीलिए वो रैपिडली रीआर्मिंग एंड मिलिटराइजिंग करते आ रहे हैं 1936 के पहले से। अब सबसे बड़ा मिथ यह है कि लोगों को फोर्स किया गया था। असल में रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। बहुत लोग खुद ही कन्विंस हो गए थे। साइकोलॉजिस्ट गुस्ताव ले बॉन के अकॉर्डिंग जब इंसान क्राउड का हिस्सा बनता है तो वो अपनी इंडिविजुअल सोच धीरे सेम ग्रुप, संगठन, दल, धर्म, मजहब, एक बार आप उसमें खुद खुद की आइडेंटिटी ढूंढ लो ना, कि आपकी आइडेंटिटी उसके अलावा कुछ ना हो, देन यू आर नथिंग। आपका दिमाग कुछ नहीं है, आपको जो झुंड बोलेगा। आई थिंक खान सर ने बोली थी, हाँ, एक पॉडकास्ट में बोली थी। धीरे खो देता है और ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। इसी वजह से डर, आइडेंटिटी और सिंप्लिसिटी जैसे फैक्टर्स बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और सबसे बड़ा रोल होता है इमोशनल कंफर्ट का। उस टाइम लोग सिर्फ एडोल्फ हिटलर को फॉलो नहीं कर रहे थे, बल्कि उन फीलिंग्स को फॉलो कर रहे थे जो उन्हें सेफ, इंपॉर्टेंट और सही साइड पर होने का एहसास देती थी। और जो हमने बायोग्राफी की बात की थी जिसमें एडोल्फ हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया था, उसके बारे में बाद में पता लगता है कि वो बायोग्राफी हिटलर ने असल में खुद ही लिखी थी और बुक छापते वक्त अपने दोस्त का नाम ऑथर की जगह डाल दिया। ऑनलाइन डिबेट्स में हिटलर के सपोर्टर्स ज्यूइश कम्युनिटी की तरफ बढ़ते हेट को जस्टिफाई करने के लिए अक्सर द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ जियोन को एज अ प्रूफ यूज करते हैं। सो इसके पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए ये भी जानते हैं। 1903 के अराउंड ये डॉक्यूमेंट रशिया में सर्कुलेट हुआ। उस वक्त सोसाइटी ऑलरेडी अनस्टेबल थी और जब लोग डरे हुए और कंफ्यूज होते हैं तो किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टोरी को इजीली बिलीव कर लेते हैं, और ऐसा ही हुआ। इस डॉक्यूमेंट में किए गए वर्ल्ड कंट्रोल का कोई पक्का प्रूफ कभी मिला ही नहीं। ये सिर्फ एक बड़ा चढ़ाकर बनाई गई कहानी थी जो क्राइसिस के टाइम ब्लेम शिफ्ट करने के लिए। अगर एक झूठ को 1000 बार बोलो ना तो वो झूठ पता नहीं सच होने लगता है। लाइक लोग उसे सच मान लेते हैं, माना वो झूठ है, बट ज्यादा लोग उसे सच मानेंगे तो वो एक सच का रूप ही ले लेता है, एक अनकहा सच। यूज हुई और जिसे आज भी लोग सच मान लेते हैं। हिस्ट्री में भी ये क्लियर दिखता है कि नाजी जर्मनी के लीडर्स ने धीरे धीरे ये मान लिया था कि पूरी दुनिया एक सीक्रेट ज्यूइश प्लान के थ्रू जर्मनी के खिलाफ काम कर रही है, और इसी सोच को उन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया और इसी प्रोपेगेंडा ने उनके एक्शंस को जस्टिफाई करने का बेस तैयार किया। Then they did the Holocaust. जब Collapse. सच को बार बार छुपाया जाता है तो एक दिन वो फटकर बाहर जरूर आता है। सितंबर 1, 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई जब नाजी नहीं आता है, बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं जिनमें सच बाहर आता है, सच बाहर नहीं आता है। इनमेच्योर जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। इसके बाद धीरे धीरे वॉर पूरी दुनिया में फैलता गया और जो शुरुआत में एक कन्फ्लिक्ट था वो एक ग्लोबल डिजास्टर में बदल गया। वैसे यहाँ पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उस समय बहुत सारे दूसरे देशों में भी ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही थी जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 होने के पीछे का रीजन बन रही थी, पर क्योंकि हिटलर ने अपनी सोच सबके सामने रख दी थी तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की ज्यादा जिम्मेदारी हिटलर पर डाली जाती है। फिर आता है द होलोकास्ट, जिसमें 1941 से 1945 के बीच करीबन 60 लाख ज्यूज को सिस्टमैटिकली मार दिया गया। और सिर्फ ज्यूज ही नहीं बल्कि कई और लोग भी इसी ब्रुटैलिटी का शिकार बने और फिर 1945 में सब कुछ खत्म हो गया। 30 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया जब यह क्लियर हो चुका था कि जर्मनी हार चुका। अगर ध्यान से सोचो तो प्रॉब्लम हिटलर नहीं था, प्रॉब्लम वो कहानी थी जिसे लोग बिना सोचे समझे मानने लगे थे। जब कोई एक इंसान नैरेटिव कंट्रोल करने लगता है तो उसके आसपास की सोच विचार सब उसके मुताबिक बदलने लगते हैं, और जो लोग नैरेटिव कंट्रोल नहीं भी करते वो भी अपने फायदे के लिए उसे फ्यूल करने लगते हैं प्रोपेगेंडा और बेसलेस फैक्ट्स के जरिए, जिसके अंत में नुकसान इनोसेंट लोगों का तो होता ही है और उनके साथ साथ उनका भी होता है। यार कसम से, आई होप देयर इज अ गॉड एंड आई होप देयर इज अ हेल वेयर ही देयर इज
नो है। है जो इस पर ब्लाइंडली विश्वास कर लेते हैं। ऑलवेज योर भाई अरविंद काली। वंडरफुल वीडियो मैन, वंडरफुल वीडियो। अरविंद अरविंद कालिया मैन, वेरी गुड। बहुत कम सब्स है। Those who don't know, he's one of the best JE maths teacher. I didn't know. Villains are not born, they are made by system. Bro, you are justifying him. Stop sympathizing evil. Nazi economic when unknown economic growth looks inside triple debt and yep. Damn, bhai. I love this video. Arvind Kalia bhai, that was a वीडियो बहुत बढ़िया थी। आई रियली गेट टू नो अलॉट, विच मुझे पता था कुछ चीजें, बट कुछ चीजें बिल्कुल ही अलग थी। एंड आई रियली हैप्पी आई वॉच दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जी मेन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं अपनी वीडियो में। बाय।